दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि अवकलन के अनुप्रयोग का प्रश्नावली जो 6.1 है उसमें सवाल नंबर 11 से लेकर आगे आज हम लोग करेंगे। आप लोगों ने देखा पिछले 10 सवालों में मैंने जो भी तरीका बताया, जो भी नियम बताया, उस नियम और तरीके के अनुसार आपको आगे भी चलना है। तो अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है, ज़रा गौर से देखिएगा। एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। अनुगत मतलब उसी वक्र के अनुसार है। वक्र का मतलब क्या होता है? कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कही जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कण है, कोई ढेला इसे फेंका गया तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा ये वक्राकार गति कर रहा है। ठीक है, एक ढेला यहाँ था, ढेला तुमने फेंका यहाँ आ गया, तो ढेला यहाँ से यहाँ तक गया तो ये सीधी रेखा में नहीं गया, तो ये क्या हुआ? ये वक्र के अनुसार गति हुआ। तो वक्र का समीकरण दिया क्या चीज़? 11 नंबर क्वेश्चन में वक्र का समीकरण 6y बराबर x³ + 2। ठीक है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। बिंदुओं को ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यहाँ पर एक शब्द ज़रा पकड़िएगा, क्या लिखा है? बदल रहा है। तो बदलने का मतलब हुआ परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन की दर दिया है। क्या? x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यानी आप इसको ऐसे लिखोगे dy/dt = 8 गुणे dx/dt। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसा इसलिए बोला गया है कि जबकि x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, तो ये x निर्देशांक है, यानी x में परिवर्तन की दर 8 गुना तीव्रता से बदल रही है y निर्देशांक के, यानी y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 8 गुना है। इसी बात को यहाँ पर समझना होगा। अगर तुम इस बात को यहाँ पर समझ लिए तो आगे सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। इस वक्र को समीकरण बना दो, इसका तुम अवकलन कर दो। समीकरण फर्स्ट से अवकलन करने पर, ठीक है, देखो ध्यान से, इसका जब अवकलन करेंगे तो 6 dy/dt = x³ का हो जाएगा 3x² × dx/dt, और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे ही नहीं। अब क्या होगा? इसकी जगह पर इसका वैल्यू हम ये वाला यहाँ रख देते हैं, तो 6 गुणे 8 dx/dt, ठीक है, बराबर 3x² dx/dt। दोनों पक्षों से dx/dt कट गया, 8 छक 48 बराबर 3x², 3 से 48 कट गया, 16 बराबर x²। ठीक है, x की वैल्यू ±4 आएगा, x बराबर ±4। अब वक्र 1 में x की वैल्यू रख दो। वक्र 1 से y का मान निकालेंगे, 6y बराबर x³। एक बार प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, चलो प्लस ले लेते हैं। ठीक है, प्लस से, प्लस चिन्ह से तुम यहाँ लिखोगे अच्छे से। +4 लेने पर तो 4 का क्यूब 64 + 2, 6y बराबर 64, 2 66, 6 से 66 कट जाएगा, y बराबर 11 है। तो एक बिंदु आपको मिला, कितना आता है? बिंदु कितना मिला? x का मान हमने जब +4 रखा है तो y का मान +11 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस चिन्ह ले लीजिए। माइनस चिन्ह से अब की बार इसमें से -4 रखो इसमें, तो 6y बराबर -4 का जब क्यूब करेंगे, -4 का क्यूब करेंगे तो -64 आएगा, +2, 2 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा? -62।
तो y बराबर -62/6 -31/2 काट देंगे। तो अब निर्देशांक क्या मिल गया, जब x का मान -4 तब y का मान -31/2। ठीक है, तो बिंदु कितना मिल गया, -4 -31/2। ठीक, अब इसमें दो आंसर मिला। मेन आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः 4, 11 और -4, -31/2। इस तरीके से आप दो आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए, बड़े आराम से समझाया, कुछ है ही नहीं इसमें, बस शुरुआत में आपको इस पर ध्यान देना है। ये वाली लाइन लिखने में अगर आप गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुला कैसा होता है, गोला जैसा, तो उसकी त्रिज्या r में परिवर्तन की दर दिया है dr/dt का मान दिया है कितना, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड से ही मुझे पता चला कि इसके नीचे dt लिखना है। ठीक है, वैसे भी जब परिवर्तन की दर दिया हो तो आपको समझना चाहिए, लेकिन अगर नहीं समझ पाते हैं तो उस चीज़ से समझ लीजिए। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, r बराबर 1 cm, तो dv/dt इसका मान क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आप आयतन का सूत्र जानते हैं, बुलबुला, पानी का बुलबुला होता है गोल जैसा, गोल गेंद जैसा, तो यहाँ गोला का सूत्र लगेगा। आयतन बराबर 4/3 पाई r³। अवकलन करो, t के सापेक्ष कर दिया 4/3 पाई, इसका हो जाएगा 3r², फिर dr/dt। अब dv/dt 3 कट जाएगा, 4 पाई गुणे r², r का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, dr/dt का मान कितना है, 1/2। 2 से 4 काट देंगे, तो 2 से 4 काटेंगे, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई। आयतन में परिवर्तन की दर निकालेंगे घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नीचे t मतलब टाइम है, तो टाइम का मात्रक सेकंड यहाँ पर, ऊपर आयतन है तो आयतन का मात्रक यहाँ पर। ये हो गया आपका 100% सही आंसर। ठीक है, तो आंसर भी मिला लीजिएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई होइएगा तो बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करेंगे लेकिन मिटाने के बाद। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल क्या कहता है, नंबरिंग हो जाए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जब गुब्बारा की बात हो, बुलबुला की बात हो, गेंद की बात हो, फुटबॉल की बात हो, तो समझिए कि गोला वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 x + 1 है। व्यास दिया है तो तुम समझदार हो, त्रिज्या निकाल लो। तो त्रिज्या r बराबर क्या चीज़ दिया है, 3/4 ब्रैकेट में 2x + 1। ठीक है, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, तो हमने जानबूझ के लिखा 3/4। क्यों लिखा 3/4, क्योंकि ये तो व्यास दिया है, आपको निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या करेंगे, व्यास का आधा, तो 3/2 का आधा होता है 3/4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम आयतन का सूत्र लिखेंगे, v बराबर 4/3 पाई r³। ठीक है, अब क्या होगा, तो v बराबर 4/3 पाई, r की जगह पर r का वैल्यू 3/4 2x + 1, इन सब का क्या करेंगे, होल क्यूब। क्यों, क्योंकि r पर क्यूब है ना। और v बराबर, देखते रहो मज़ा आएगा, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, नीचे 64, यहाँ 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, 3 से ये काट दो, 4 से ये काट दो, तो हो जाएगा पाई, 3 से काटोगे 9 तो 9 पाई, 4 से काटोगे 16 × 4 = 64,
9 पाई बटे 16। अरे भाई 4 से 64 कट गया, 16 आ गया, 3 से 27 कट गया, 3 9 27 9 आ गया, पाई यहीं रह गया। और ये 2x + 1 का होल क्यूब। अब दोनों पक्षों का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, ये बात तो प्रश्न में लिखा है। सुनो, लिखा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो जिसके सापेक्ष कह देगा प्रश्न में, उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। अगर नहीं कहता तो हम t के सापेक्ष करते, लेकिन इसने कह दिया है कि भैया तुम x के सापेक्ष अवकलन करो, तो मैं x के सापेक्ष ही अवकलन करूँगा। देखिए, तो dv/dx = 9 पाई बटे 16, इसका हो जाएगा, एक बार 3 शुरुआत में आ जाएगा, फिर 2x + 1 की होल स्क्वायर। फिर से जब आप 2x का करेंगे तो केवल 2 होगा, ठीक है, और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से 16 काटो, 8 हो जाएगा, और 3 9 27, 27 बटे 8। अरे भाई 3 9 27, 2 से 16 कट गया, 8, ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हुआ आयतन में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में घन सेंटीमीटर लिख लेंगे, अच्छा रहेगा क्योंकि आयतन निकालना है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा खूबसूरत आंसर। अब भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर। इसको बड़े इत्मीनान से देखते हैं कि एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। समझिए ये क्या चीज़ दिया है, समझिए यहीं पर आपको दिमाग लगाना है कि पाइप से जो रेत गिरेगी वो 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में परिवर्तन की दर 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, तो बहुत जल्दी, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, गिरती हुई रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। आप ही अगर कोई रेत या बालू किसी पाइप से या बाल्टी से ज़मीन पर गिराओगे धीरे धीरे, तो क्या बनेगा, वो शंकु जैसी आकृति बनेगा ही। तो एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, यानी ऊंचाई h त्रिज्या का 6वां भाग, यानी त्रिज्या बटे 6 है, ठीक है। फिर क्या बोला, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 है, यानी h की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर है। और रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर बताना है। क्या बताना है, dh/dt, इसका वैल्यू बताना है। देखो, ज़्यादा कुछ विचारना नहीं है, सोचना नहीं है, करना क्या है मैं बताता हूँ। शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया, ऊंचाई 4 दिया, ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, ठीक है, और h का मान r का 6वां भाग है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनो। तुम शंकु के आयतन का सूत्र लगाओ, 1/3 पाई r² h। अब r का मान यहाँ पे निकाल के रखना है, तो तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे, r = 6h, r = 6h, तो यहाँ रख दो, v = 1/3 पाई, और यहाँ 6h रखोगे तो हो जाएगा 36h क्यूब। क्यों, अरे भाई r की जगह पर r का मान जब रखोगे 6 और h, तो 6h का स्क्वायर 36h², एक बार और h यहाँ पर पहले से है तो 36h क्यूब हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करो, h क्यूब का अवकलन हो जाएगा 36, तो पहले से हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt। अब क्या होगा, अब होगा 3 से 36 कट गया, 12, ठीक है, तो 12 3 36h², dv/dt का वैल्यू यहाँ से ले लो, 12 = 12 × 3, 12 × 3 गुणा नहीं करो, गुणा मत करो, 12 × 3 मैंने लिखा, h की वैल्यू यहाँ से लिया 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू dh/dt।
12 12 कट गया, इधर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है। 16 3 48 इधर आ जाएगा। मैं क्या चीज़ छोड़ रहा हूँ, पाई छूट रहा है, पाई छूट रहा है यहाँ पर, तो गुणे पाई लिख दे। तो 16 3 48 पाई बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/48 पाई बराबर DH/dt। आ रहा समझ में यहाँ तक? देखो ऊंचाई में परिवर्तन की दर 1/48 पाई सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? DH/dt बराबर 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर? समझ गया? कोई परेशानी हो तो कॉल करके समझ लीजिए, मैसेज कर दीजिए या कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। बस अगला सवाल पे चलते हैं। आइए सवाल नंबर 15 पर चलते हैं। सवाल नंबर 15 पर कहता कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX रुपये में, CX इक्वल टू 0.007 x³ CX इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 3000 प्लस 4000 है, प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन मतलब x बराबर 17 इकाइयों का उत्पादन जब जब देगा तब आप समझिएगा कि ये x का मान दिया रहा है। जब जब इकाइयों का उत्पादन दिया गया हो तो आपको क्या समझना है कि वो x का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अब दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो क्या लिख देंगे? CX को लिख देंगे MC, CX को क्या लिख देंगे? MC, ठीक है ना। दोनों पक्षों का अवकलन, देखो मैं उससे सीधे बताता हूँ। इस तरह का कोई भी सवाल हो, चुपचाप अवकलन करो। अवकलन करने के बाद x का जो वैल्यू दिया हो उस वैल्यू को उसमें पुट करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कुछ सोचना विचारना नहीं है। इस तरह का जितना सवाल मिलेगा तुरंत अवकलन, तुरंत x का वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं भी वही करूँगा। अवकलन करता हूँ ddx ऑफ CX, ठीक है। CX बराबर 3 7 21 0.021 x² माइनस 2 3 6 0.006x प्लस 15, इसका अवकलन 0। चुपचाप x की वैल्यू 17 इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ddx ऑफ CX इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 0.021 गुणे 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करेंगे आगे 20.967 ये तुम्हारा आंसर होगा। इतना आएगा कैसे? देखो एक काम करो, 17 का गुणा इसमें कर दो, उसके बाद इसका गुणा इसमें कर दो। इसका इसमें गुणा करने के बाद जितना आएगा उतने में 15 जोड़ देना। 15 जब जुड़ जाएगा, जितना आएगा उसमें से इसके गुणा को घटा देना, तुम्हारा इतना आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया आंसर। इस सवाल में मेरा यही बताने का मतलब हुआ कि अवकलन करो, x का वैल्यू रखो, गुणा उड़ा करो, जोड़ो घटाओ, तुरंत आंसर पाओ, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। अगला सवाल लाते हैं। अब सवाल नंबर 16 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX रुपये में, RX बराबर दिया है। देखो भाई CX RX बस चूतियापा है, केवल आपको मूर्ख बनाया गया और कुछ नहीं, ठीक है। देखो से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 7 है। सीमांत आय ज्ञात करने के लिए कुछ मत करो मेरे भाई, कुछ मत करो, चुपचाप अवकलन करो। जैसे CX वाला
15 नंबर सॉल्व किए थे, ऐसे ही 16 नंबर सॉल्व करना है आर एक्स वाला। चुपचाप अवकलन कर दो, डी डी एक्स ऑफ आर एक्स बराबर 13 दूनी 26 एक्स प्लस 26, एक्स की वैल्यू 7 रखो, ठीक है, 26 कॉमन ले लो, 7 प्लस 1 7 1 8, 26 गुणे 8, 8 छक 48, 8 दूनी 16 4 20, 208 इतना आ गया, ठीक है। 8 छक 48 को 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, 208 रुपये, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये तुम्हारा आंसर है। सीमांत आय आर एक्स दिया हो, सी एक्स दिया हो, परेशान मत होना, चुपचाप एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, जो वैल्यू दिया होगा रख देना, आंसर आ गया, परीक्षा में नंबर पा जाओगे, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं, आ जाते हैं सवाल नंबर 17-18 पर। 17-18 बहुविकल्पी है, लेकिन सवाल तो करना ही पड़ेगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप उत्तर कैसे जानोगे इसका। तो सवाल नंबर 17 में बोला गया है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर, ठीक है, r के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है। 4 गो विकल्प है, तो कुछ नहीं बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो कर दो r के सापेक्ष, तो डी ए अपन डी आर इक्वल टू 2 आ जाएगा आगे 2 पाई आर, ठीक है। तो डी ए अपन डी आर इक्वल टू आर का मान 6 रख दो, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये आपका आंसर है। कौन से विकल्प में मौजूद है, ज़रा हम इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। विकल्प नंबर इसका बी वाला आंसर सही है, विकल्प नंबर बी वाला सही है। अब ऐसे ही सवाल नंबर 18 पे आ जाओ। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर एक्स बराबर क्या दिया है, ये 18 नंबर है बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, जबकि x बराबर 15, क्या है, x बराबर 15 दिया है। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था देखते ही अवकलन कर दो, जो वैल्यू दिया रख दो, आंसर पा जाओगे। कर दो अवकलन, डी डी एक्स ऑफ आर एक्स इक्वल टू 6x प्लस 36, 15 का मान यहाँ रखोगे, 15 6 का 90 प्लस 36, ये हो जाएगा 126, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, विकल्प नंबर डी में मौजूद है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। कल हम वर्धमान ह्रासमान पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।